हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्जाम की। इस वीडियो के अंदर हम ईवीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है ऑप्शन पहला, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण अधिगम संसाधनों में से एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणा को याद करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन तीसरा है, पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन चौथा है, पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर मरीजों को मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या पता चलता है? ऑप्शन पहला, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। ऑप्शन दूसरा है, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। ऑप्शन तीसरा, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। या ऑप्शन चौथा, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। डॉक्टर मरीजों को मलेरिया की पहचान करने के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ये कह रहा है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी कह रहा है केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिसमें जमीन पोली हो जाती है। डी कह रहा है केंचुओं द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ऑप्शन है सी, डी और ए सही है। दूसरा केवल ए, सी सही है। तीसरा बी, सी और डी सही है। या चौथा ए, बी और सी सही है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन ए है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। सही है। क्वेश्चन बी, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। गलत है, केंचुए खरपतवार नहीं खाते हैं और इससे मुख्य फसल की रक्षा नहीं होती है। सी कह रहा है केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिसमें जमीन पोली हो जाती है। सही है, केंचुओं के जमीन में छेद बनाने से जमीन पोली हो जाती है। और डी, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। डी क्वेश्चन भी सही है। इसमें से बी क्वेश्चन गलत है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो ऑप्शन पहला सही है, सी, डी और ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऑप्शन है पहला सी तथा डी। दूसरा है केवल ए तथा बी।
तीसरा है ए तथा सी और चौथा है बी तथा डी। तो इनमें से सही कथन चुनना है। पहला है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये सही है। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड का नेता होती है, बिल्कुल सही है। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा ए तथा सी। ए तथा सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। पहला, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। दूसरा, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। तीसरा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। चौथा है, बच्चे में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। पहला, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। तीसरा है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन चौथा है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उसका विश्लेषण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है। पहला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। दूसरा है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तीसरा, विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन चौथा है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग पर्यावरण अध्ययन के अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पहला, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। दूसरा है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। तीसरा है, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। और चौथा है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। क्वेश्चन नंबर 24। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। पहला, एनसीएफ 2005 में। दूसरा, एनसीएफ
1988 में, तीसरा NCF 2000 में, या चौथा NCF 1975 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा NCF 2000 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2000 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? पहला, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। दूसरा, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तीसरा है, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों को बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। और चौथा है, यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। यह तर्क सबसे अधिक सशक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? पहला, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन 4 है, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। यह प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। NCERT की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन पहला, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। दूसरा है, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। तीसरा है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा है, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए NCERT की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। दूसरा, विषय में रुचि का विकास करना। तीसरा, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। और चौथा है, विद्यार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। पहला, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। तीसरा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। चौथा, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने
कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है: पहला, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। दूसरा, संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। या चौथा है, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।